नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, डॉक्टर मोहम्मद यूनिस, जो कि बांग्लादेश के अभी चीफ एडवाइजर हैं, वो पहुंचे ढाका कंटोनमेंट। वहाँ वो गए थे, एक नेवल और एयरफोर्स का उनका एक प्रोग्राम था, उसको अटेंड करने गए थे। वहाँ उन्होंने कहा कि देखिए, बांग्लादेश जो है अभी एक ऐसे परिस्थिति से गुजर रही है, तो हमें सारे जो है मिल-जुल के जो है राष्ट्र निर्माण में काम करना चाहिए। और अगर हम इस मौके को हाथ से गँवा दिया हम लोगों ने, तो देखिए हमारा देश जो है बर्बाद हो जाएगा। मुझे अभी लग रहा है कि उनको अभी देखिए, पढ़े लिखे हैं, नोबेल लॉरेट हैं, इसका मतलब ये नहीं, हम उनको तो नकार नहीं सकते, उनके पास भी बहुत नॉलेज का जो है भंडार है। ऐसा नहीं है, आप ऐसा हो सकता है उनके उनके पास जो है एडमिनिस्ट्रेशन का जो है एक्सपीरियंस, अनुभव जो है वो नहीं है, लेकिन नॉलेज तो है उनके पास। अभी लग रहा है मुझे कि वो अभी जो है बांग्लादेश का जो भविष्य जो है अंधकार में देख रहे हैं। मैं उसी टॉपिक पे डिस्कस करूँगा कि अभी बांग्लादेश जो है ना, वो अभी एक फेल्ड स्टेट की ओर गति कर रहा है, बहुत जल्दी अग्रसर कर रहा है। और फेल्ड स्टेट का एक डेफिनेशन होता है, और अगर उस डेफिनेशन को मैं अपने मद्देनज़र रखूँ, तो मैं जो-जो आपको उदाहरण अभी दूँगा, वो बिल्कुल फिट बैठता है उस फेल्ड स्टेट के जो डेफिनेशन है, उस पे। देखिए, ये जो अभी बांग्लादेश में जो इंटरिम जो गवर्नमेंट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इल्लीगल है। तो इनका जो है, जो इंटरिम गवर्नमेंट में जो बंदे बैठे हैं, जो यूनिस एंड कंपनी, मैं जिसे जुंटा बोलता हूँ, अगर आपने प्रीवियस पूरा पूरा मेरा पिछला वीडियो आपने देखा है, तो आपको पता चल गया होगा, मैं इन लोगों को अभी यूनिस एंड कंपनी या जुंटा बोल रहा हूँ। क्यों ना, वो कुछ गिने-चुने जो लोग हैं, वही अभी बांग्लादेश की सरकार चला रहे हैं। वो भी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार। तो वो अभी बिल्कुल हताश हो गए हैं। हताश क्यों हो गए हैं? हताश इसलिए हुए हैं क्योंकि ना, देखिए, उनको लगा था कि यूँ चुटकी बजाई और सारी जो है प्रॉब्लम्स हल हो जाएँगी। जितने भी जो प्रॉब्लम्स होंगे, एकदम फटाक से हल हो जाएगा। ए उनको लगा था देश चलाना मतलब वही, जो सड़क पे वो जो मॉब, जो स्टूडेंट्स को लेके जो मॉब लेके गए थे तख्ता पलट करने, उसी तरह से है। हम स्टूडेंट्स ग्रुप बना के हम कहीं पे भी जाएँगे, कुछ भी काम कर सकते हैं। यूँ काम हो जाएगा, उनको ये लगा था। अब हुआ क्या है, अब काम बढ़ ही नहीं रहा है। तो अब उनको पता चला है कि कतो धाने कतो चाल, और या हिंदी में बोलते हैं ना, ऊँची दुकान फीकी पकवान। सोच बड़ा था, हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये बना चेंजेस ले आएँगे, वो चेंजेस ले आएँगे। 3 महीना हो चुका है, जहाँ शुरू की थी वहीं पे है। और ये सोच लेके आए थे कि वो इस सरकार पे बैठे रहेंगे और लंबा बैठे रहेंगे, बगैर इलेक्शन, बगैर कुछ, अनकॉन्स्टिट्यूशनली। खुद एक मॉब को लेके आए हैं, खुद गद्दी पे बैठ गए हैं। तो सरकार चलेगी, जब तक हम चाहेंगे सरकार चलेगी। ये दिमाग में लेके वो आए हैं, और उनको जो है सपोर्ट करने वाले बहुत हैं। क्योंकि ना, हर कोई अभी मलाई खाने में खाने स हर किसी को मलाई खाने से मतलब है अभी बांग्लादेश में। अभी उनको लगा है, हर किसी को लग रहा है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से लेके, बिज़नेसमैन से लेके, सरकारी कर्मचारी से लेके, हर किसी को अभी लग रहा है कि अगर इन लड़कों का अगर तेल मालिश किया जाए, तो मलाई उनके साथ वो मिल बाँट के खा सकते हैं। अभी बांग्लादेश की हालत ये है कि बांग्लादेश अभी मोबोक्रेसी, अभी पहला जो है मोबोक्रेसी अभी चला रही है गवर्नमेंट को बांग्लादेश में। इसका मतलब भीड़ तंत्र चला रही है और ये जो भीड़ तंत्र है, यही बांग्लादेश को एक फेल्ड स्टेट की ओर लेके जा रहा है। अब आप लोग मुझे क्या प्रश्न करेंगे कि कैसे? तो अभी मैं आपको एक-एक करके उदाहरण दूँगा कि कैसे। अगर मैं पहले पॉइंट का ज़िक्र करूँ, तो पहला पॉइंट है राजनैतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये बोल सकते हो। ये जो है, ये बांग्लादेश में अभी बिल्कुल वही स्थिति है। एक राजनीतिक अस्थिरता है बांग्लादेश के भीतर। अब क्यों है? क्योंकि ना, देखिए,
बांग्लादेश में अभी मोबोक्रेसी चल रही है। एक भीड़ सरकार को गिराया और भीड़ में से उनके कुछ गिने चुने जो लोग, उन्होंने एक इल्लीगल तौर से, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनली उन्होंने एक सरकार गठित की और उसको अभी चला रहे हैं। और अगर वो बोल रहे हैं कि उनकी सरकार लेजिटिमेट है या वैध है, तो इसका मतलब देश में कोई कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं। दो चीजें हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन बोल रही है कि बांग्लादेश में कोई इंटरिम सरकार हो नहीं सकती, और अगर अंतरिम सरकार बोल रही है कि हम लोग वैध है, इसका मतलब बांग्लादेश में कोई कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, कोई संविधान है नहीं। ये जो गवर्नमेंट जो बनी है, कैसे बनी है? ये गवर्नमेंट बनी है आपका जो है टेररिस्ट जो है इस्लामिक रेडिकल्स बैक्ड, उनको सपोर्ट करती है। फिर पाकिस्तान का ISI, अमेरिका, अब और एक नाम सामने आ रहा है, मैं उसके बारे में भी आगे चल के खुलासे करूंगा। फ्रांस का इन्वॉल्वमेंट है जो बांग्लादेश में तख्ता पलट। हर किसी का अपना अपना जो है वेस्टेड इंटरेस्ट है। ये वेस्टेड इंटरेस्ट है, मैं आगे चल के वो भी बताऊंगा। अब इस सरकार में जो बैठे हैं सरकार में, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले भीड़ तंत्र जो है, मॉब जो है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि देखिए, हम एक ऐसे बंदे को बिठाते हैं जो कि लोगों को लगेगा कि हाँ ये सरकार बड़ी अच्छी चलेगी। तो उन्होंने किसको बिठाया? उन्होंने बिठाया 84 वर्षीय नोबेल लॉरेट डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, उनको चीफ एडवाइजर करके बिठा दिया। तो अब चेहरा सामने कर दिया, पीठ पीछे जो करना है करो, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो पहले ही जो है, जो एक महफूज जो आलम है, जो चीफ एडवाइजर का जो स्पेशल असिस्टेंट है, वो एक मदरसा से पढ़ा हुआ बंदा है। उसने अपना SSC मदरसे से किया हुआ है, अपना हायर सेकेंडरी मदरसे से किया हुआ है, फिर किसी तरह जाके ढाका यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है, उसके साथ वहाँ उसने पढ़ाई की। उसको फिर मक्खन वक्खन लगा के एक बड़ी गहरी दोस्ती और रिश्ता बना ली। और वो लड़का जो है महफूज आलम, उसका तो ऐसे ही टेरर लिंक है, उसके हिज़्ब उत तहरीर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ इस बंदे का रिश्ता है। और वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके इंटरनेशनल ग्लोबल टेरर आउटफिट्स के साथ बड़ा अच्छा गहरा रिश्ता है। तो वो अभी बन गया है स्पेशल असिस्टेंट टू द चीफ एडवाइजर। और पता है, इट इज इक्विवेलेंट, स्पेशल असिस्टेंट लगेगा कि कोई असिस्टेंट है, कोई असिस्टेंट नहीं है। वो एक सेक्रेटरी लेवल का जो है गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेक्रेटरी लेवल का जो पोजीशन है, वो पोस्ट होल्ड कर रहा है। और उस पोस्ट तक पहुंचने के लिए एक सिविल सर्वेंट को कम से कम 30-35 साल की नौकरी चाहिए होता है। और ये जो बंदा है, उसकी 30 साल भी उम्र नहीं है, और वो उस कुर्सी पे बैठा हुआ है, चीफ एडवाइजर का स्पेशल असिस्टेंट होल्ड कर रहा है पोस्ट, एक सेक्रेटरी लेवल का। सोचिए कहां से कहां, बोलते हैं ना राजा रंग से राजा, वही है। तो वो एक है बंदा। फिर और एक बंदा है जो प्रेस एडवाइजर है बांग्लादेश के, जो अभी इंटरिम सरकार में, उसका नाम है सफिकुल आलम। ये बंदा जो है, ये भी वही सेक्रेटरी लेवल का। वो क्या था? वो AFP, एजेंस फ्रांस प्रेस, AFP का वहां का बांग्लादेश का ब्यूरो चीफ था। मैंने कहा था फ्रांस का कनेक्शन मैं बाद में जाके आगे चल के और भी बताऊंगा। तो ये बंदा वहां बैठा हुआ है। तीसरा रेडिकल बंदा कौन है? AFM खालिद हुसैन। वो बंदा कौन है? वो बंदा है रिलीजियस अफेयर्स का, वो है इंटरिम एडवाइजर। कहां से आया है? हिफाजत इस्लाम बांग्लादेश। हिफाजत इस्लाम बांग्लादेश जो है एक रेडिकल इस्लामिक ग्रुप है, उसके कनेक्शन है अंसरुल बंगला और जितने टेरर आउटफिट्स है उसके साथ कनेक्शन है। तो ये बंदे हैं। उसके अलावा नाहिद इस्लाम, आसिफ नजरुल और आसिफ महमूद, ये है। तो ये जो है बेसिकली बैक्ड बाय इंटरनेशनल टेरर आउटफिट्स, पाकिस्तान, अमेरिका एंड फ्रांस, ये अभी बैठे हुए हैं कुर्सी पे और ये चला रहे हैं बांग्लादेश को। तो इलीगल गवर्नमेंट, ऑपोजिशन जो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को पूछते भी नहीं है, मतलब सिर्फ पूछते हैं जब जरूरत पड़ती है। अभी प्रेसिडेंट को निकालना है इसीलिए पूछ रहे हैं। और जमात इस्लामी को उन्होंने लॉलीपॉप दिखाया है
इसलिए जमात इस्लामी उनको सपोर्ट कर रहा है। तो पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी या अस्थिरता, जो राजनीतिक अस्थिरता जो है बांग्लादेश के भीतर अभी है, और ये प्रमाणित है क्योंकि ना एक इल्लीगल सरकार इस जो बांग्लादेश में अभी बैठी हुई है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? फेल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, विफल प्रशासन। दोस्तों, जिस दिन से ये लोग आए हैं, जो इंटरिम सरकार बांग्लादेश में बनी है, आज तो 3 महीने हो गए हैं। तो इतने दिन तक वो कर क्या रहे हैं? अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट है वो किसके अंडर है? वो चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस साहब के अंडर है। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, बिल्कुल फेल। डिपार्टमेंट में ऑफिसर काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं काम कर रहे हैं? क्योंकि ना देखिए, हर जगह मॉब जाके धमका रही है। अब 15-20 साल से अगर शेख हसीना की सरकार थी तो ऑफिसर उनके अंडर भी काम कर रहे थे। अब ये जो मॉब है इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि तुम लोग सारे शेख हसीना के अफसर हो, तुमको हम बाहर निकाल देंगे, दूसरों को भाई गिने चुने अफसर हैं, कहाँ से तुम लेके आओगे, पैदा करोगे कहाँ से? तो ये खौफ है इन अफसरों के ऑफिसरों के दिमाग में कि किसी भी वक्त उनको उनकी ट्रांसफ़र की जा सकती है, कि उनको नौकरी से कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। उसके ऊपर उसके अलावा क्या है, शेख हसीना की सरकार में 100 कॉन्ट्रैक्चुअल अफसर काम कर रहे थे। ये लोग जिस दिन आए उन 100 लोगों को निकाल दिया, तो सीटें अभी खाली पड़ी है। तो प्रशासनिक जो सेवा है वो कैसे काम करेगी जब तंत्र में आप लोगों ने इतनी गड़बड़ी कर दी है? इनका ये था कि हम जैसे बोलेंगे लोग वैसे काम करेंगे। भाई एक गवर्नमेंट है, एक एस्टैब्लिशमेंट है, एक सिविल सर्विस है, एक रूल बुक है, उसके हिसाब से सरकार चलती है, गवर्नमेंट चलती है या एडमिनिस्ट्रेशन चलती है। तुम्हारे तरह तो मॉब जो बोलेगा वो तो नहीं होगा, एक आइन कानून के तहत काम करेगा। तो अब हुआ क्या है, इन लोगों ने जो 8 अफसर जो शेख हसीना के वक्त जिनको प्रमोशन नहीं दिया गया था, तो उनको उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में उन 8 अफसरों को लेके वो उन्होंने वापस बुला लिया कि हाँ भाई आओ काम करो। भाई उनको कुछ पता नहीं है, इतने साल उन्होंने काम नहीं किया है तो वो कुछ काम कर ही नहीं पा रहे हैं, ज़बरदस्ती उनको वो कुर्सी तोड़ रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। तो इसी तरह से ये सरकार चल रही है। उसके ऊपर से 100 और वैकेंसीज हैं सेक्रेटरी और सेक्रेटरीट में, ऑफिसर लेवल में, जो कि अभी तक खाली पड़ी हुई है। भाई कैसे करोगे? एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन चरमरा आ गया है यहाँ। अब क्या है, अब पेंशन भी नहीं दे रहे हैं टाइमली, किसी को विडो पेंशन हो, जो जिस तरह का भी पेंशन है वो पेंशन भी नहीं पहुंच रहा है टाइम से। ऊपर से उनका एक मंत्री है वो बोल रहा है कि देखिए हमारे यहाँ रेवोल्यूशन हुआ है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा। भाई रेवोल्यूशन जब कर रहे थे तुम्हें पता नहीं था ये सारी चीज़ें होने वाली है? मतलब ऐसे ही वो मंत्री जो है उसको कुर्सी मिली है और इन लड़कों ने उसको कुर्सी दी है, तो वो ही विल पैरेट वट एवर दिस स्टूडेंट मॉब विल टेल हिम टू आस्क हिम टू डू। इसी तरह से उन्होंने मिनिस्ट्री में जितने भी लोगों को बिठाया है, बिल्कुल रिटायर्ड, जिनका वर्क एक्सपीरियंस 15 साल से वो घर बैठे थे, उनको लेके बिठा दिया है सरकार में मिनिस्टर या कुछ बना के। 15 साल से उन लोगों ने काम नहीं किया है। सोचिए, दे आर आउट ऑफ टच फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। और कुछ लोग जो हैं, ये जो यूनिस साहब के ग्रामीण बैंक, उनमें जो चोरी चिकारी कर रहे थे उनको लाके यहाँ बिठा दिया। उसके अलावा ये जो मॉब के लड़के, तो ये ही जो है अभी सरकार में बैठे हुए हैं। तो प्रशासन जो है वो चरमराएगा नहीं तो क्या होगा? अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, नो सिविल लिबर्टी एंड ह्यूमन राइट्स। इसका मतलब धार्मिक संघर्ष, नागरिक स्वतंत्रता और मानव अधिकार का खनन। ये कैसे? देखिए, बांग्लादेश के भीतर जिस दिन से तख्ता पलट हुआ है, हिंदुओं के ऊपर और जो अन्य अल्पसंख्यक है उनके ऊपर अत्याचार बिल्कुल बढ़ गई है। मैंने कहा भी था पिछले वीडियो में कि 2000 से ज़्यादा बड़े छोटे घटनाएं जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार वो हुई हैं, और इसके चलते जो है बहुत ज़्यादा जो अल्पसंख्यक जो गुट हैं, जैसे कि हिंदू हो, क्रिश्चियन हो और दूसरे जो धर्म के लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रही है। और ये कौन कर रहा है? ये वो कर रहे हैं जो कि मेजॉरिटी रिलीजन है, जो कि इस्लाम, एक रेडिकल जो है। बांग्लादेश तो एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, तो इस्लाम
रेडिकल इस्लामिक रेडिकल जो है वो बिल्कुल बांग्लादेश के हर कोने में फैले हुए हैं और वो जो है लगातार जो है अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार करे जा रहे हैं। मार काट करना, मर्डर करना, मंदिरों को तोड़ना और उनके घरों को लूटना, दुकानों को लूटना, बिजनेस को लूटना और जबरन रेजिग्नेशन करवाना, हिंदुओं का रेजिग्नेशन करवाना। मैं एक दो दिन की ही एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक रोंटू दास करके एक चिटागोंग यूनिवर्सिटी में एक हिस्ट्री डिपार्टमेंट का असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसको बुलाया गया है कि तुम अगर रेजिग्नेशन नहीं दोगे तो तुम्हें हम मार देंगे। तो बेचारे ने अपना जो त्याग पत्र वो उसने दे दिया यूनिवर्सिटी में। उसने लिखा भी है कि कारण दर्शाया है उसने क्यों उसने त्याग पत्र दी है। इसी तरह से जो पुलिस में भर्ती हुए थे 220 सब इंस्पेक्टर्स, और उन्होंने जो है अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया था शारदा पुलिस एकेडमी से। अब क्या है कि 220 के जो अपॉइंटमेंट रद्द कर दिया है, उसमें से 90 हिंदू थे, वो हुआ है। उसके अलावा जो है अक्टूबर 20 को जो है उनके जो यहाँ जो पुलिस सर्विस है एडिशनल एसपी रैंक के जो ऑफिशियल हैं उनका अपॉइंटमेंट होना था 60, उसको भी रद्द कर दिया है। तो उसमें जो हिंदू थे वो भी गए। तो इसी तरह से ये लोग क्या कर रहे हैं, जानबूझ के बोल रहे हैं कि शेख हसीना के टाइम हुआ था इसलिए तुम्हारा रद्द। भाई हर कोई शेख हसीना के टाइम पे उनका सपोर्ट लेके नौकरी में घुसा है या नौकरी पाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शेख हसीना के पार्टी से बिलोंग करता है या उनका सपोर्टर है। ये जो बात ये कर रहे हैं, कई लोगों का कोई पार्टी एफिलिएशन होगा ही नहीं जिन लोगों ने ये नौकरियां पाई हैं, फिर भी ये कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी बांग्लादेश में हो रही है। तो जबरन ये लोग जो हैं जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट ला रहे हैं और जो है धार्मिक संघर्ष कर रहे हैं, ऊपर से जो है मानवाधिकार का खनन हो रहा है और ऊपर से सिविल लिबर्टीज जो है उसका भी खनन हो रहा है। पिछले शुक्रवार को क्या हुआ था? पिछले शुक्रवार को जो चिटागंग में हजारों संख्या में जो हिंदू हैं, सनातन जागरण मंच उसने एक मिचिल जो एक ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। उस पे उन्होंने बहुत सारे डिमांड्स रखे हैं, क्योंकि ना देखिए ये हिंदू माइनॉरिटीज़ को जो है वो लोग मार्जिनलाइज कर रहे हैं, उसको अलग थलग कर रहे हैं, उनको हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के अलावा बदनाम भी कर रहे हैं, किया जा रहा है, उनको माने प्रताड़ित किए जा रही है। तो इसके लिए उन्होंने एक बड़ा हजारों लोग आए थे, ये लाल दिघी मैदान करके एक मैदान है चिटागोंग शहर में, तो वहाँ पे उन लोगों ने वो जो है मार्च किया था और प्रोटेस्ट की थी। और एक 6 या 8 दफ़ा उन्होंने एक डिमांड रखा है इंटरिम गवर्नमेंट के सामने कि भैया ये सारी चीज़ें आप लोग फुलफिल करो। क्यों ना देखिए बार बार भारत सरकार इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मोहम्मद यूनिस साहब को कहा है कि हिंदुओं को प्रोटेक्ट कीजिए, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, आप उस पे उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। फिर भी अब देखिए मोहम्मद यूनिस जो है वो बाज नहीं आएंगे। ही हैज़ जॉइंड हैंड विद द इस्लामिक रेडिकल्स। उन्होंने इस्लाम जो कट्टरपंथी है उनके साथ हाथ मिलाया हुआ है, सिर्फ गद्दी पे बैठे रहने के लिए उन्होंने किया हुआ है। देखिए ये अमेरिका का बैकिंग जो है ना, ज़्यादा दिन बांग्लादेश में टिकने वाला नहीं है। बहुत जल्द बहुत कुछ चेंजेस होने वाले जो कि बांग्लादेश भी सोचा नहीं होगा कि क्या हो गया है। तो इसी तरह जो है ये एक जो हमारा रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट और सिविल लिबर्टीज़ और ह्यूमन राइट्स का जो खनन, इसके ये पॉइंट जो है ये बिल्कुल फिट बैठता है इसमें जो फेल्ड स्टेट के डेफिनेशन के हिसाब से। तो अगला पॉइंट क्या है? बांग्लादेश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था, फेलिंग इकोनॉमी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फेल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, फेलिंग इकोनॉमी और फॉलिंग इकोनॉमी। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है? क्योंकि ना जो वर्ल्ड बैंक जो है उसका एक आउटलुक निकलता है हर साल। तो इस बार जो है 24-25 का उन्होंने जो दिया हुआ है उसमें दर्शाया गया है कि अब बांग्लादेश की जो गरीब रेखा में और 7% गिरावट होगी। इसका मतलब गरीबी रेखा में, इसका मतलब ये है कि और 35 लाख लोग बांग्लादेश में गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। मतलब
जो गरीबी रेखा एक पॉवर्टी लाइन होती है, पॉवर्टी जो लाइन है उससे नीचे चली जाएगी, तो गरीब हो जाएगा और 35 लाख लोग जुड़ जाएंगे। तो इसके अलावा आईएमएफ ने बोला है कि बांग्लादेश की जो महंगाई है वो एवरेज उसकी 10% होगी। तो ये जो बांग्लादेश की जो स्थिति है ना, पाकिस्तान के बराबर अभी हो गई है। बांग्लादेश को भी अभी जो है, जो इकोनॉमी में अभी हर जगह से उनको लोन चाहिए, जैसे पाकिस्तान को हर जगह से लोन चाहिए, इसी तरह से बांग्लादेश को भी हर जगह से लोन चाहिए। अब क्या होगा, तो ये परिस्थिति हो गई है। ऊपर से क्या है, अभी ये भी दर्शाया है वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सारे बैंकों ने इन्होंने बताया है कि बांग्लादेश में जो है इंडस्ट्री जो है बिल्कुल नहीं है, और ये गारमेंट इंडस्ट्री जो है बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। क्यों ना, देखिए ये जो मॉब जो है ये अभी क्या कर रही है, ये बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग तो भड़का रहे हैं जो कर्मचारी है गारमेंट इंडस्ट्री के, उनको भड़का रहे हैं कि भैया जो तुम्हारे तुम अपना जो लेबर है, जो वेजेस हैं वो सही ढंग से लो, और उनके मालिकों को धमका रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। तो ये मॉब जो स्टूडेंट्स वगैरह जो बैठे हुए हैं वही सब कर रहे हैं। तो क्यों आएगी कोई विदेशी निवेशक, क्यों आएगा या खरीदार क्यों आएगा बांग्लादेश से बिजनेस करने के लिए? वो सारे अभी भारत आ रहे हैं, भारत से अभी वो खरीदेंगे, जितने भी गारमेंट्स हैं जो है इंडस्ट्री, वो अभी भारत सप्लाई करेगा। तो वो जो भी एक एक्सपोर्ट करती थी गारमेंट्स बांग्लादेश, वो भी अभी ख़त्म होने वाला है। ऊपर से टेक्सटाइल इंडस्ट्री ख़त्म, मतलब बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट से जो अर्निंग्स होती थी वो भी ख़त्म। रेमिटेंस से कितना तुम कमा लोगे, महीने में कितना तुम कमा लोगे रेमिटेंस? अरे बांग्लादेशी लोग जो बाहर हैं, बहुत इल्लीगल लोग हैं, वो भी अभी वापस जाएंगे, उनको भी वापस भेज देगी बहुत सारी सरकारें, क्यों ना, भारत भी अभी भेजेगी, जो भी बांग्लादेशी भारत में इल्लीगली रह रहे हैं उनको भी वापस भेजेगी। तो बांग्लादेश ऐसे ही गरीबी रेखा के नीचे है। अब ये लोग जब वापस चले जाएंगे तो बोझ और बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, गरीबी जो है, जो इकोनॉमी है वो भी चरमरा जाएगी। तो ये एक कारण है। अभी क्या है, अभी जो है सिक्योरिटी को लेके भी कंसर्न्स हैं बांग्लादेश के भीतर। जो सिक्योरिटी मतलब पुलिस फोर्स जो है बांग्लादेश में, वो क्या है, वो अभी डिफंक्ट हो गया है, नाकाम हो गया है। क्यों हो गया है नाकाम? क्योंकि ना देखिए, जब ये जो लड़के जब मॉब लेके आए, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के नाम पे, रेडिकल इस्लाम वगैरह सब मिल के आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुलिस वालों को गोली मार के उनकी हत्या की, पीट पीट के उनकी हत्या कर दी। जब ये बात सामने आई तो पिछले हफ्ते क्या किया उन लोगों ने, बांग्लादेश ने, इसी हफ्ते में बांग्लादेश के सरकार ने, जो इंटरिम सरकार है मोहम्मद यूनुस साहब के, उनका जो एडवाइज़र है वो आके सामने बोला कि सिर्फ 44 पुलिस मरे थे। भाई तुम लोगों ने 44 पुलिस को पीट पीट के मार दिया है। उसका लिस्ट भी दिया, इतने कांस्टेबल मरे, इतने सब इंस्पेक्टर मरे, इतने नायक मरे, वगैरह वगैरह। तो 44 पुलिस कर्मचारियों को इन लोगों ने मारा था, मॉब ने। लेकिन उनके लिए कोई जस्टिस नहीं है। 600 लोग मरे, मतलब जस्टिस ही जस्टिस। शेख हसीना के नाम पे 200 केस, उनके मंत्री के नाम पे 150 केस, तो वो सारे केसेस लगे। लेकिन ये जो 44 पुलिस वाले मरे, उनका कोई मानवाधिकार नहीं है, उनका कोई मानवाधिकार का खनन नहीं हुआ है। अब ह्यूमन राइट्स वाले जो एनजीओज वगैरह, सो इंटरनेशनल एनजीओज हो या बांग्लादेश के एनजीओज, वो अभी अंधे हो गए हैं, उनको कुछ नहीं दिख रहा है। ये जो है ना, ये बोलते हैं, उनको क्या क्या बोला जाता है, ये बोलते हैं इसको कि चेरी पिकिंग जिसे बोलते हैं, मतलब चुन चुन के, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। 44 पुलिस वाले मरे हैं, ये सही है। 600 प्रोटेस्टर मर गए हैं, ये गलत है। ऐसे ही ये लोग करते हैं एनजीओ वाले। तो अभी 44 जो हैं मरे हैं, तो अभी डर के मारे पुलिस काम ही नहीं कर रही है। क्यों काम करेगी? कहीं किसी को जाके अरेस्ट करेगा कोई पुलिस वाला, मॉब भेज देंगे लड़के, बोलेंगे इसको, इस पुलिस वाले को पीट पीट के मार दो, मर जाएगा बेचारा। क्यों काम करेगा? तो ये अब पुलिस वाले क्या काम कर रहे हैं उनके देश में? हिल्सा मछली अभी पकड़ने के लिए बैन लगा हुआ है। कोई 4-5 लड़के गए थे हिल्सा पकड़ने, उनकी अरेस्ट करके ले आए
कि देखो हमने अरेस्ट करा है। तो इसी तरह का अरेस्ट वरेस्ट करके वो अभी पुलिस डिपार्टमेंट चल रही है बांग्लादेश के भीतर, एकदम नाकामी हो गई। तो सिक्योरिटी के नाम पे अभी बांग्लादेश के भीतर कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ढाका शहर के भीतर मोहम्मदपुर में एक बड़ा लूट मार का गैंग पकड़ा गया है। पुलिस पकड़ नहीं पाई, बांग्लादेश की मिलिट्री को लाया गया पकड़ने के लिए। सोचिए बांग्लादेश में परिस्थिति क्या है। लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज ढाका शहर के बीच नहीं है। आप तो सोचिए हिंटरलैंड, जो अंदरूनी जो गांव या प्रोविंशियल जो सिटी टाउन्स हैं, उनमें क्या हो रहा होगा। मतलब कुछ भी नहीं हो रहा होगा वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे। ये जितने भी रेडिकल इस्लामिक लोग हैं, वही जो मस्जिद से वही चला रहे होंगे पूरे प्रोविंसेस को। अच्छा, और एक चीज़ मैं भूल गया था बताने, एथनिक वायलेंस। जो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट रीजन है, वहाँ पे चकमा ट्राइब्स रहते हैं। तो क्या हुआ है अभी बीच में, हाल फिलहाल में पिछले महीने क्या हुआ था, इन लोगों ने, जो मुसलमान जो है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है ट्राइबल जो चकमा ट्राइब्स के लोग हैं उनको मारा। मारने के बाद उनके घरों को जला दिया, उनके बुद्धिस्ट टेम्पल्स को जला दी। वो 100 के ऊपर घर और दुकान जला दिए थे। ये अत्याचार कर रहे हैं एथनिक माइनॉरिटीज़ के ऊपर। उसके अलावा देखिए, ये जो बांग्लादेश के भीतर करीबन 10% जो है माइनॉरिटीज़ हैं, उसमें करीबन 1,40,00,000 हिंदू हैं और 30-35 लाख के करीब जो दूसरे जो धर्म के लोग हैं। तो कुल मिला के 1,75 लाख के करीब होंगे माइनॉरिटीज़। इतना बड़ा जो है एक पॉपुलेशन है माइनॉरिटीज़ का, लेकिन देखिए दे हैव एक्सक्लूडेड, उनको बिल्कुल जो है जितने भी रिफॉर्म्स, एक तो इलीगल गवर्नमेंट है जो कमीशन पे बिठाए, सारे इलीगल है, लेकिन उन इलीगल कमीशंस के भीतर भी इन लोगों ने माइनॉरिटीज से किसी को भी नहीं रखा, जितने भी कमीशन बनाए हैं रिफॉर्म्स के। तो दे आर बेसिकली एलिमिनेटिंग द माइनॉरिटीज फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। तो जो है इससे क्या हो रहा है, इसका मतलब ये पातर अंतर कर रहे हैं इस चीज़ का। तो ये क्या कर रहे हैं, ये माइनॉरिटीज़ को अलग थलग कर रहे हैं ना, तो मेन स्ट्रीम से अलग कर रहे हैं वो। तो इसीलिए जो है ये भी एक चीज़ है। तो ये भी जो है एक फेल्ड स्टेट में यही सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है बिंदु है इसमें। और एक पॉइंट क्या है, और एक पॉइंट है फॉरेन इंटरफेरेंस। बाहर की ताकतों का जो है बांग्लादेश के भीतर उनका जो है इंटरफेरेंस, वो तो शुरू से ही है अगर हम देखें। क्योंकि ना ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैंने जो पिछले वीडियो, मैंने एक वीडियो बनाया है जहाँ पे उसमें विस्तार से मैंने बताया कि स्टूडेंट्स के कैसे लिंक्स हैं आईएसआई के साथ, सीआईए के साथ। वो कैसे जाते थे पाकिस्तान, दुबई, कतर और मिलते थे अफसरों से, आईएसआई के रिटायर्ड अफसरों से, सीआईए के लोगों से। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। तो पाकिस्तान और अमेरिका का तो हाथ है बांग्लादेश के भीतर। तो ये फॉरेन इंटरफेरेंस हुआ, लेकिन अभी लग रहा है कि फ्रांस का भी इंटरफेरेंस है। फ्रांस का इंटरफेरेंस कैसे है कि ना, मैंने जब डीप स्टेट वाला वीडियो बनाया था, जब मैंने मोहम्मद यूनुस साहब का जो डीप स्टेट के साथ जो इन्वॉल्वमेंट है उसका वीडियो बनाया था, उसके बाद वाले वीडियो में मैंने बताया भी था कि कैसे मोहम्मद यूनुस साहब जब तख्ता पलट हो रही थी बांग्लादेश के भीतर, वो फ्रांस में बैठे हुए थे। और फ्रांस में मैंने कहा भी था कि कैसे वहाँ का जो लोकल मेयर के साथ उनका कैसे बहुत ही अच्छे संबंध है, और लोकल मेयर का अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध है, और लोकल मेयर का फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ कितने अच्छे संबंध हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। और मोहम्मद यूनुस साहब का जो है वो भी फ्रांस के साथ बहुत ही अच्छे संबंध है, और यहाँ तक कि वो सपोर्ट कर रहे थे इस तख्ता पलट में। तो अब क्या है, अब फ्रांस जो है जो रफाल जो एयरक्राफ्ट है, जो फाइटर जेट है, वो बांग्लादेश को बेच रहा है। और यूनुस साहब जो है बहुत ही इच्छुक है जो है डसॉल्ट एविएशन से ये खरीदने में रफाल जेट्स। देखिए हमारे देश में रफाल जेट्स को लेके बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि ना जब पिछले सरकार जो थी, मोदी साहब से पहले जो सरकार थी, उसमें किकबैक्स का बहुत ही बड़ा उछाल हुआ था। और उसके बाद हमारे जो गवर्नमेंट ने, बाद में जो मोदी जी के गवर्नमेंट आया, उसने फिर
बातचीत करके जिस दाम में वो खरीदने वाली थी पिछली सरकार, उससे कई गुना कम दाम में रफाल जेट्स खरीदा। तो अब यूनुस साहब का क्या इंटरेस्ट है, मैं कुछ बोल नहीं रहा, इंगित नहीं कर रहा, लेकिन यूनुस साहब का क्या इंटरेस्ट है? रफाल जेट्स अभी बांग्लादेश में 8 या 12 खरीदे जाएंगे। तो अभी जो फ्रांस के प्रेसिडेंट जो है मैक्रॉन जो है वो भी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ना वो जब गए थे, जब शेख हसीना थी बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर, तब वो गए थे और बेचने के लिए इच्छुक थे। तब शेख हसीना ने इतना इच्छा जाहिर नहीं की थी, क्योंकि ना देखिए, अगर रफाल ये जितने भी 10 हो या 12 हो, उसके पूरे कीमत जो है 2.5 बिलियन यूरोज बनता है। अब बांग्लादेश के पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, ये रफाल जेट्स वो कहाँ से खरीदेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? और यूनुस साहब इतने इच्छुक क्यों हैं आज के डेट में, जब इस जो भयंकर परिस्थिति में चल रही है बांग्लादेश, उस टाइम रफाल जेट्स खरीदने में क्यों उनका इंटरेस्ट है? तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है ये, और इसीलिए मैं बोल रहा था कि फॉरेन इंटरफेरेंस भी एक कारण है जो फेल्ड स्टेट को लेके। अब देखिए, रेडिकल इस्लामिज्म जो है वो भी एक कारण है। कहीं पे भी आप जाइए, किसी भी देश में आप देखिएगा, अफगानिस्तान देखिए, पाकिस्तान देखिए, रेडिकल इस्लामिज्म के लिए ही तो फेल्ड स्टेट हुआ है। तालिबान जो है अफगानिस्तान में रूल कर रही है, इट्स अ फेल्ड स्टेट। और ये पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में एक चीज़ है कि आर्मी जो है वो कंट्रोल ले लेती है, जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो कंट्रोल में ले लेती है। तो फेल्ड स्टेट, हालांकि वो फेल्ड स्टेट है, लेकिन आर्मी दिखाती है हर वक्त कि नहीं, हम सब भाई सही है। क्यों ना? देखिए, अब अमेरिका हो या यूरोप हो, वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि ना पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। कम इंटेंसिटी की बॉम्ब हो, बट है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके चलते, तो इसी तरह से रेडिकल इस्लाम जो है अभी बांग्लादेश में हावी हो गई है। ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, ये पूरा जो है रेडिकल इस्लाम के ग्रुप जो है स्टूडेंट्स के नाम पे चला रही है ये सरकार को, इंटरिम सरकार को, जो कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल